हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें कि मैंने म्यूचुअलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। म्यूचुअलिज्म दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और टू लाइफ फॉर्म, जिसे कि आप म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऐसे ही म्यूचुअलिज्म से मिलता जुलता एक अनदर टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है जिसको आप कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन, दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे। प्रोटो कोऑपरेशन क्या है? ये भी एक एसोसिएशन है दो इंडिविजुअल्स के बीच में। इसमें दोनों इंडिविजुअल्स बेनिफिटेड होते हैं। जैसा कि म्यूचुअलिज्म में भी दोनों इंडिविजुअल बेनिफिटेड होते हैं, इसमें भी दोनों इंडिविजुअल्स बेनिफिटेड है, लेकिन एक डिफरेंस है। म्यूचुअलिज्म में वो दोनों इंडिविजुअल बेनिफिटेड होते हैं बट दे कैन नॉट सर्वाइव सेपरेटली। इन म्यूचुअलिज्म बोथ द इंडिविजुअल्स आर benefited for each other but they cannot survive separately. But in case of proto cooperation, both the individuals will be benefited to each other and even they can survive separately also. तो ये है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन के कुछ एग्जांपल्स और प्रोटो कोऑपरेशन के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल नाउ। सो लिसन केयरफुली अबाउट द प्रोटो कोऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे प्रोटो कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। प्रोटो कोऑपरेशन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, प्रोटो कोऑपरेशन जो है दिस इज द एसोसिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीसीज। दो स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में जो एसोसिएशन है उसको आप प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं। आर यू गेटिंग? इसके बाद ईच स्पीसीज बेनिफिटेड, यहां पे दोनों स्पीसीज जो होती है वो बेनिफिटेड होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर, दूसरे की प्रेजेंस की वजह से बेनिफिटेड है। Are you getting or not? तो यहाँ पे दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड है, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड बाय अदर बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, बट कैन लिव इक्वली वेल विदाउट एसोसिएशन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये एसोसिएशन में पाए जाते हैं तो ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इजिली, दे कैन सर्वाइव सेपरेटली। तो इसलिए इसको प्रोटो कोऑपरेशन कहा जाता है। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिस्कस रेड बिल्ड या येलो बिल्ड ऑक्स स्पीकर। तो रेड बिल्ड या येलो बिल्ड ऑक्स स्पीकर इज ए काइंड ऑफ बर्ड, ये एक तरह का पक्षी है। वहीं राइनोसिरस, तो राइनोसिरस एंड रेड बिल या येलो बिल्ड ऑक्स स्पीकर, तो राइनोसिरस एंड रेड बिल या येलो बिल्ड ऑक्स स्पीकर ये एक बर्ड है। इन दोनों के बीच में प्रोटो कोऑपरेशन देखा जाता है। इसमें जो बिल्ड ऑक्स स्पीकर होता है, द बिल्ड ऑक्स स्पीकर सिट ऑन द बैक ऑफ राइनोसिरस। तो ये राइनोसिरस की बैक पे सिट कर जाता है एंड फीड ऑन टीक्स। राइनोसिरस के लिए टीक्स जो होते हैं पैरासाइट का काम करते हैं, राइट? वो उसकी बैक पे सेटल डाउन हो जाते हैं और उसको फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो वो उसके लिए, राइनोसिरस के लिए एक पैरासाइट है। तो यहां पे ऑक्स स्पीकर क्या करता है? सिट ऑन द बैक ऑफ राइनोसिरस एंड फीड ऑन टीक। तो यहां पे राइनोसिरस को एक फायदा है, दैट विल गेट रिड ऑफ टीक एंड ऑक्स बिल्ड, राइट, रेड बिल्ड ऑक्स स्पीकर का काम क्या है? यहाँ पे रेड बिल्ड ऑक्स स्पीकर को यहाँ पे ये बेनिफिट है कि उसको उसका फूड मिल गया है। ऑक्स स्पीकर को उसका फूड मिला, लेकिन राइनोसिरस जो है वो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ऑक्स स्पीकर ऑल्सो, क्योंकि वो गेट रिड ऑफ फ्रॉम व्हाट? किससे गेट रिड ऑफ हो गया? वो गेट रिड ऑफ फ्रॉम किससे? गेट रिड ऑफ टीक्स। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड and can survive even separately also. दूसरा एग्जांपल है प्लोवर एंड क्रोकोडाइल। प्लोवर भी एक बर्ड होता है। प्लोवर ये बर्ड क्या करता है कि ये जो है ब्लड सकिंग जो लीच होती है, जो पैरासाइटिक लीच होती है, उसको फीड करता है, राइट? सर्टेन पैरासाइटिक लीच एंटर्स इनटू द माउथ ऑफ, राइट, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के माउथ में एंटर कर जाती हैं पैरासाइटिक लीच, और ये क्या करता है, ये जो बर्ड है ये फीड ऑन दैट पैरासाइटिक लीच, उस पैरासाइटिक लीच पे फीड करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे प्लोवर जो है एंटर्स द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल के माउथ में एंटर करता है एंड फीड ऑन पैरासाइटिक लीचेस पे फीड करता है एंड गेट्स फूड फ्रॉम देयर, वहां से अपना खाना ले लेता है। वहीं क्रोकोडाइल जो है वो गेट रीड ऑफ ब्लड सकिंग पैरासाइट, और क्रोकोडाइल
जो होता है गेट रीड ऑफ ब्लड सकिंग पैरासाइट। तो समझ आया ये, तो ये भी एक प्रोटो कॉपरेशन का एग्जांपल है कि यहाँ पे जो ब्लड सकिंग पैरासाइट है, यहाँ पे जो लीचीज हैं जो कि एंटर कर जाती हैं इन दी माउथ ऑफ क्रोकोडाइल, तो ये जो प्लोवर है वो भी क्रोकोडाइल के माउथ में एंटर करके उन ब्लड सकिंग लीच को फीड कर लेता है। एंड यहाँ पे इस प्लोवर को, इस बर्ड को एक बेनिफिट मिल जाता है कि उसको उसका फूड मिल गया, इज दैट क्लियर। लेकिन दूसरा बेनिफिट यहाँ पे क्रोकोडाइल को भी मिल जाता है, वो ये बेनिफिट है कि दैट क्रोकोडाइल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इवन गेट रीड ऑफ ब्लड सकिंग लीच, और पैरासाइटिक लीच से वो अपने आप को छुटकारा दे देता है, एग्जैक्टली। तो ये दोनों एग्जांपल है प्रोटो कॉपरेशन के। इसके अलावा एक तीसरा एग्जांपल, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, रेड बिल, येलो बिल, ऑक्स पिकर एंड राइनोसिरस, इवन प्लोवर एंड क्रोकोडाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल से ही पॉपुलेशन इंटरेक्शन में जनरली एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो बिल्कुल ही पूछे जाएंगे, राइट। यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से पॉपुलेशन इंटरेक्शन से मैच करता है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। जैसे कि वो पूछ सकता है कि प्लोवर एंड क्रोकोडाइल है, राइट, ये कौन से पॉपुलेशन इंटरेक्शन से मैच करता है, तो आपका जो आंसर होगा वो प्रोटो कॉपरेशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो इसके एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं और एग्जांपल के साथ इनका पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपको याद रखना है। जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल इज सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन में भी एक प्रोटो कॉपरेशन देखा जाता है। हर्मिट क्रैब क्या है, वो सेटल डाउन ऑन द बॉडी ऑफ, राइट, ऑन द बॉडी ऑफ, सॉरी नो मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे जो एनीमोन है वो सेटल डाउन ऑन द बॉडी ऑफ हर्मिट क्रैब, राइट, अटैच टू द बॉडी ऑफ हर्मिट क्रैब। देखिए जैसे मैंने बताया आपको, जो सी एनीमोन है वो अटैच टू द बॉडी ऑफ हर्मिट क्रैब, हर्मिट क्रैब की बॉडी पे अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या यहाँ पे फायदा क्या होता है इसको, राइट। सी एनीमोन हर्मिट क्रैब को क्या फायदा देता है, वो हर्मिट क्रैब की बॉडी पे अटैच तो हो गया, लेकिन हर्मिट क्रैब को इससे फायदा क्या है, हर्मिट क्रैब को इससे ये फायदा है कि ये हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज विद इट नेमेटोसिस्ट। हर्मिट क्रैब के पास, राइट, सॉरी, सी एनीमोन के पास नेमेटोसिस्ट होते हैं और वो नेमेटोसिस्ट से उस हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्ट करता है। तो सी एनीमोन जो है वो अटैच होता है विद द बॉडी ऑफ हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब को यहाँ पे ये फायदा है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सी एनीमोन। सी एनीमोन के पास क्या है, नेमेटोसिस्ट, और वो नेमेटोसिस्ट उसको प्रीडेटर से बचा के रखते हैं, एनिमीज से बचा के रखते हैं। तो ये फायदा हुआ किसको, हर्मिट क्रैब को, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे सी एनीमोन को क्या फायदा है, सी एनीमोन को जो है यहाँ पे देखिए क्या फायदा है, सी एनीमोन रिसीव पीसेज ऑफ फूड ड्रॉप बाय, राइट, द क्रैब। जो क्रैब पीसेज ऑफ फूड को ड्रॉप करता है उनको फीड कर लेता है सी एनीमोन, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा है। इसके अलावा एनीमोन कैरीड टू न्यू प्लेस बाय हर्मिट क्रैब, और एनीमोन एक नए प्लेस पे भी चला जाता है बाय हर्मिट क्रैब। तो यहाँ पे सी एनीमोन जो है वो अटैच हो जाता है किसके साथ, हर्मिट क्रैब के साथ। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, राइट। हर्मिट क्रैब क्या करता है, हर्मिट क्रैब कैरी करता है सी एनीमोन को, और जो पीसेस ऑफ फूड ड्रॉप्ड बाय द हर्मिट क्रैब that will be eating by this सी एनीमोन ऑल्सो। तो सी एनीमोन को ये बेनिफिट हो गया, और यहाँ पे हर्मिट क्रैब को ये बेनिफिट हुआ कि ये हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से विद द हेल्प ऑफ इट्स नेमेटोसिस्ट। कौन, सी एनीमोन। तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सी एनीमोन के लिए भी और हर्मिट क्रैब के लिए भी। तो ये भी प्रोटो कोऑपरेशन का एग्जांपल है। इसके बाद जो अगला एग्जांपल है कॉमेंसेलिज्म। कॉमेंसेलिज्म, राइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज कॉमेंसेलिज्म। कॉमेंसेलिज्म में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज तो बेनिफिटेड है और दूसरी जो स्पीसीज है ना तो बेनिफिटेड है और ना ही उसको कोई हार्म है। आर यू गेटिंग और नॉट। तो एक स्पीसीज जो है वो बेनिफिट में है और दूसरी स्पीसीज क्या है, न्यूट्रल है, इसे आप कॉमेंसेलिज्म कहते हैं। तो एक स्पीसीज, राइट, उसको दूसरी स्पीसीज से बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन दूसरी स्पीसीज को ना तो उससे बेनिफिट मिल रहा है ना उसको कोई नुकसान है। इज दैट क्लियर। तो ये क्या हुआ, कॉमेंसेलिज्म हुआ। तो कॉमेंसेलिज्म की अगर बात करें तो कॉमेंसेलिज्म इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड। मैंने बताया कि इसमें एक स्पीसीज बेनिफिटेड होती है एंड द अदर इज नेदर हार्म एंड नॉर बेनिफिटेड, और जो दूसरी स्पीसीज है ना तो वो हार्म होती है और ना ही वो बेनिफिटेड है। तो एक स्पीसीज
बेनिफिटेड और दूसरी स्पीसीज न्यूट्रल, नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिट। इज दैट क्लियर? नेदर हार्म नॉर बेनिफिटेड अनदर स्पीसीज। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये जो कॉमेंसलिज्म है, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन डाइवर्स टाइप ऑफ एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स ऑल्सो। ये डाइवर्स टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में देखा जाता है कॉमेंसलिज्म। आर यू गेटिंग और नॉट? कॉमेंसलिज्म के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि एक एग्जांपल है एपीफाइट्स। एपीफाइट जो कि ऑर्चिड प्लांट्स होते हैं, ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्चिड प्लांट्स आर एपीफाइट्स, और दीज ऑर्चिड प्लांट्स ग्रो ऑन अनदर प्लांट। आपने देखा होगा एक प्लांट कभी कभी दूसरे प्लांट पे ग्रो कर जाता है, तो ऑर्चिड प्लांट जो है किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो कर जाता है। ये प्लांट कोई भी हो सकता है, कोई भी ट्री हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंगो। तो ग्रो ऑन अनदर प्लांट्स, ऑर्चिड जो है वो दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है लाइक मैंगो। गेट्स बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर, राइट, वो बेनिफिट्स लेता है इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर। इसके अलावा होस्ट नाइदर बेनिफिट नॉर इट गेट्स हार्म। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑर्चिड है जिसको आप एपीफाइट कहते हैं, एपीफाइट वो प्लांट होता है जनरली जो कि दूसरे प्लांट पे ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पे ऑर्चिड को एक बेनिफिट मिलता है, राइट, इन दी फॉर्म ऑफ शेल्टर। तो ऑर्चिड को क्या मिला? एक बेनिफिट। लेकिन जो होस्ट प्लांट है, जो मैंगो ट्री है, नेदर बेनिफिटेड, राइट, नॉर हार्म, उसको ना तो कोई बेनिफिट हुआ है और ना ही उसको कोई हार्म हुआ है, वो अनअफेक्टेड रहता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बस एक का ही फायदा है, ऑर्चिड का ही फायदा है, मैंगो का कोई फायदा नहीं है, ना कोई नुकसान है। इसे आप कॉमेंसलिज्म कहते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल इज बर्नेकल्स। बर्नेकल्स जो होते हैं ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ वेल, ये वेल के बैक पे ग्रो कर जाते हैं, ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ वेल, एंड बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर, और ये भी शेल्टर की फॉर्म में बेनिफिट लेते हैं, जबकि वेल्स रिमेन अनअफेक्टेड। ये भी एपीफाइट्स ऑर्चिड की तरह एग्जांपल हो गया। बर्नेकल्स जो है वेल की बॉडी पे ग्रो करते हैं, वेल की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से वेल की बैक के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक शेल्टर मिल जाता है। तो उनको एक बेनिफिट मिला इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर, जबकि वेल जो होती है वो रिमेन अनअफेक्टेड, वो जो है अनअफेक्टेड रहती है। तो बर्नेकल एंड वेल ये भी एक एग्जांपल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन इजीली आस्क इन नीट एग्जाम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्लोन फिश, यहां पे क्लोन फिश की हम बात कर रहे हैं। अगर क्लोन फिश की बात करें तो ये ऐसी फिश है, दिस फिश लाइव्स अमंग सी एनिमोन, ये सी एनिमोन के साथ रहती है। गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, राइट, प्रीडेटर्स स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटेकल्स ऑफ सी एनिमोन। तो क्लोन फिश जो है, राइट, सी एनिमोन के साथ रहती है, बट ये उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाती है, और सी एनिमोन से उसको एक बेनिफिट मिलता है कि इस फिश को, राइट, ये सी एनिमोन इस फिश को प्रोटेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स स्टिंगिंग टेंटिकल्स और नेमेटोसिस्ट। तो यहाँ पे क्लोन फिश जो है दैट लिव्स among sea anemone, and sea anemone protect this fish with the help of its stinging tentacles। तो stinging tentacles की हेल्प से ये इसको प्रोटेक्ट करता है, sea anemone क्लोन फिश को। तो क्लोन फिश एंड sea anemone ये भी दोनों कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है। इसके बाद कैटल एग्रेट और बर्ड्स। कैटल एग्रेट एक बर्ड का नाम है, राइट, दिस इज ए काइंड ऑफ बर्ड, कैटल एग्रेट। इसको कैटल एग्रेट क्यों बोलते हैं? ये जो है क्लोज टू वेयर कैटल्स आर ग्रेजिंग, ये वहां पर ज्यादा पाई जाती है जहां पे कैटल्स ग्रेजिंग करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा कैटल, अब ये वहां पे क्यों पाई जाती है, इसको क्या बेनिफिट है? कैटल्स एज दे मूव, जहां पे कैटल्स मूव करते हैं, स्टिर अप एंड फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन, राइट, वहां पे कैटल्स जहां पे मूव करते हैं, वहां पे जो छुपे हुए, राइट, घास के अंदर जो छुपे हुए इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, राइट, वो अपने पैरों से उनको घास को स्टीरअप और फ्लश आउट कर देते हैं, जिससे कि इन बर्ड्स को वो इंसेक्ट्स दिखने लग जाते हैं और उनको ये जाके फीड कर लेते हैं। समझ आया आप लोगों को? एग्जैक्टली कैटल एग्रेट करता क्या है? ये वहां पे जनरली ज्यादा ग्रो करता है, वहां पे जनरली ये जाता है जहां पे जनरली कैटल्स फीड करते हैं। अब कैटल्स ऐसे मूव करते हैं तो मूवमेंट के साथ अपने पैरों से वो वहाँ की घास को उखाड़ देते हैं, और वहाँ पे जो ओपन प्लेस है जहाँ से उन्होंने उस वेजिटेशन को फ्लश आउट किया है या स्टिरअप किया है, तो वहाँ पे उनको वो इंसेक्ट दिखाई दे जाते हैं जो कि उनके टारगेट है, जिनको उनको फीड करना है। तो यहाँ पे कैटल एग्रेट को एक फायदा मिल गया, एक बेनिफिट मिल गया, जबकि यहाँ पे कैटल्स को कोई बेनिफिट नहीं है कैटल एग्रेट से। तो ये भी कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं प्रोटो कोऑपरेशन के एग्जांपल्स है, कॉमेंसलिज्म के एग्जांपल,
आर यू गेटिंग और नॉट? दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ आपको इस टॉपिक में एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, राइट. ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली स्कोरिंग होते हैं आपके एग्जाम में, राइट. तो ये एग्जाम्पल्स जरूर याद करने हैं. इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कंपटीशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली. इसके बाद देखिए अनदर पॉपुलेशन इंटरेक्शन दैट यू कॉल्ड कंपटीशन. कंपटीशन भी एक तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है. कंपटीशन के सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, बट दिस इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी. डिफरेंट स्पीसीज में भी कंपटीशन होता है फॉर कॉमन रिसोर्सेज. कॉमन रिसोर्सेज में भी फूड, इट में बी एनीथिंग, it may be any kind of abiotic factor even, and it may be any kind of it may be any kind of mate also. मेटिंग के लिए जो सेम स्पीसीज होती है उसमें कंपटीशन होता है. तो कंपटीशन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो लिसन केयरफुली अबाउट द कंपटीशन. कंपटीशन रेफर्स टू द इंटरेक्शन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म. ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन है, स्ट्राइविंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, यानी कि सेम रिसोर्सेज के लिए स्ट्राइविंग होना, सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट करना ही कंपटीशन है. आर यू गेटिंग और नॉट? तो कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है. आर यू गेटिंग और नॉट? जो दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही है, कॉमन रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही है, तो दोनों का ही लॉस होता है. कंपटीशन से दोनों का लॉस है. अब यहाँ पे कंपटीशन जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है. इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीसीज के बीच में. तो सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो कंपटीशन देखा जाता है कॉमन रिसोर्सेज के लिए, दैट यू कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक. वही इंटर स्पेसिफिक की बात करें तो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स में, राइट, जो कंपटीशन देखा जाता है फॉर कॉमन रिसोर्स, दैट यू कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक. तो यहां पे अगर हम बात करें, इंटर स्पेसिफिक मीन्स दिस इज द कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, एंड इंट्रा स्पेसिफिक दिस इज द कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ same species, between the members of same species. Are you getting? तो same species के members में जो competition देखा जाता है ये आपका intra-specific competition. A very important point and very important question it can frame in your NEET exam, right? That is inter-specific competition is the potent force. This is the potent force in organic evolution. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है उसको एक पोटेंट फोर्स कंसीडर किया जाता है. इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज द पोटेंट फोर्स. दिस इज व्हाट? दिस इज द पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में ये एक पोटेंट फोर्स है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. ऐसे यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय गोज. अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये ऑब्जर्व किया कि दो स्पीसीज जो सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन करती है वो कभी भी इन फ्यूचर को एग्जिस्ट नहीं करती है. उनका को एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है अगर वो सेम रिसोर्स के लिए फाइट करती है, कंपीट करती है एक दूसरे के साथ. तो उसमें जो है दोनों का को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. उसमें वही एग्जिस्ट करेगी जो सुपीरियर होगी, जो डोमिनेटेड होगी, और जो इंफीरियर होगी, जो डोमिनेटेड नहीं होगी, वो उसमें जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एलिमिनेट कर जाएगी, राइट. ये है गोज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल. तो उसको समझते हैं. कंपटीटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन या एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है. एंड दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय गोज. गोज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, जो कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो कि सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करती है, सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करती है, कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली. वो इनडेफिनेटली को एग्जिस्ट नहीं कर पाती है. तो ऐसी स्पीसीज जो कि कॉमन रिसोर्स के लिए कंपीट करती है वो इनडिफिनेटली को एग्जिस्ट नहीं कर पाती है. आर यू गेटिंग नोट? वो हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह पाती है. उसमें वही रहेगी, वही बचेगी जो डोमिनेटेड होगी, राइट. कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर, मैंने बोला जो इंफीरियर होगी, जो कंपटीशन में इंफीरियर होगी, दैट विल बी इवेंचुअली एलिमिनेटेड. एट द एंड वो एलिमिनेटेड हो जाएगी जो इंफीरियर होगी, और जो सुपीरियर होगी वो क्या होगी? सुपीरियर
जो है वो एलिमिनेटेड नहीं होगी, वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जो दूसरी स्पीसीज है, इंफीरियर जो होती है कंपटीशन के मामले में, वो जो है एलिमिनेट कर जाती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे पैरामीशियम कोडेटम। पैरामीशियम की ये दो स्पीसीज है, सिलेटेड पैरामीशियम की दो स्पीसीज, जिसको आप पैरामीशियम कोडेटम एंड पैरामीशियम ऑरेलिया बोलते हैं। इन दोनों स्पीसीज पे गोज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके बाद ये प्रिंसिपल दिया कि दो स्पीसीज जो कि सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करती है, इंडेफिनेटली वो को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। उसमें से इंफीरियर वन एलिमिनेट हो जाएगी और जो सुपीरियर वन है, जो डोमिनेटेड है, वो ही एग्जिस्ट कर पाएगी। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन किया, राइट। उन्होंने ये दो टाइप के पैरामीशियम को ग्रो कराया। पैरामीशियम एक कल्चर में, पैरामीशियम के कल्चर में उनको ग्रो कराया, पैरामीशियम कोडेटम एंड पैरामीशियम ऑरेलिया। और वो ग्रो कराने के बाद जो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वहां पे दोनों स्पीसीज में से एक स्पीसीज एलिमिनेट हो जाती है और दूसरी स्पीसीज जो है एग्जिस्ट करती है। तो वहां पे उनकी इस ऑब्जर्वेशन ने उन्होंने एक प्रिंसिपल बना दिया इस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे, जिसको आप गोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो दोनों स्पीसीज में कौन सी एग्जिस्ट करती है, देखिए, लिसन केयरफुली। तो इन्होंने देखा कि सेपरेट कल्चर में, जब इन्होंने इन दोनों स्पीसीज का सेपरेट कल्चर ग्रो कराया, तो दोनों में ही सिग्मोइड पॉपुलेशन ग्रोथ को ये ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि वहां पे सिग्मोइड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि उनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, राइट। वहां पे फूड रिसोर्सेज उनको मिल रहा है, जिसकी वजह से सिग्मोइड ग्रोथ कर वो ऑब्जर्व करते हैं अगर वो दोनों स्पीसीज को सेपरेट मीडियम में डालते हैं। तो पहले उन्होंने दोनों स्पीसीज को सेपरेट मीडियम में डाल के देखा और देखा कि दे आर ग्रोइंग वेल, वो मतलब अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। उनकी जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व आ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक मैनर में वो जो है ग्रोथ कर रहे हैं, बट इन सेम कल्चर। लेकिन जब उन्होंने उसको उन सेम कल्चर में डाल दिया दोनों स्पीसीज को, तो वो देखते हैं आफ्टर 16 डेज ओनली पैरामीशियम ऑरेलिया अलोन सर्वाइव। जब सेम मीडियम में डाला, जब अलग अलग मीडियम में डाला, तो उनमें ग्रोथ अच्छी थी, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व को उन्होंने ऑब्जर्व किया। लेकिन जब उन्होंने दोनों को एक ही मीडियम में डाल दिया, सेम मीडियम में डाल दिया, तो 16 डेज के बाद वो देखता है कि वहां पे सिर्फ दोनों स्पीसीज में से पैरामीशियम ऑरेलिया एंड पैरामीशियम कोडेटम में से, दोनों स्पीसीज में से पैरामीशियम ऑरेलिया एंड पैरामीशियम कोडेटम में से, इन दोनों स्पीसीज में से सिर्फ एक ही स्पीसीज सर्वाइव करती है, दैट यू कॉल्ड पैरामीशियम ऑरेलिया। पैरामीशियम ऑरेलिया ही सर्वाइव करती है, जबकि पैरामीशियम कोडेटम जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो दोनों स्पीसीज राइट कंपीट करती हैं यहाँ पे सेम मीडियम में फॉर कॉमन रिसोर्सेज के लिए। लेकिन इसमें से जो इंफीरियर वन है, जिसको आप पैरामीशियम कोडेटम कहते हैं, पैरामीशियम कोडेटम यहाँ पे एलिमिनेट कर जाती है, लेकिन पैरामीशियम ऑरेलिया यहाँ पे सर्वाइव करती है। यानी कि पैरामीशियम ऑरेलिया यहाँ पे सुपीरियर है, दोनों में से सुपीरियर वन विल बी सर्वाइव, बट जो इंफीरियर है, जो कि कंपटीशन नहीं कर पाती है, वो वहां पे एलिमिनेट कर जाती है। तो यहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया जो पैरामीशियम कोडेटम है वो एलिमिनेट कर गई। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये ऑब्जर्वेशन थी किसकी? गोज की। इसलिए उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, गोज कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसको आप गोज कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहते हैं, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम, ये जो पैरामीशियम ऑरेलिया है, इसमें मोर रैपिड ग्रोथ, इसमें रैपिड ग्रोथ रेट था। पैरामीशियम कोडेटम एक्सक्लूडेड आउट ड्यू टू लिमिटेड फूड। इन दोनों में से ऑरेलिया जो है रैपिड ग्रोथ रेट को शो करती है, लेकिन पैरामीशियम कोडेटम जो है वो एक्सक्लूड आउट हो गई ड्यू टू लिमिटेड फूड सोर्स। तो लिमिटेड फूड की वजह से, क्योंकि सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन हुआ, तो लिमिटेड फूड की वजह से वो जो है वहां पे एलिमिनेट कर गई। लेकिन पैरामीशियम ऑरेलिया जो है वहां पे एग्जिस्ट किया, उसकी एग्जिस्टेंस मेंटेन रही। इसके बाद गोट एंड एबिंगडन टॉर्टॉइज, गोट एंड एबिंगडन टॉर्टॉइज एंड गोट। ये एबिंगडन टॉर्टॉइज जो है ये गैलापैगोस आइलैंड पे पाया जाता है। जब गैलापैगोस आइलैंड पे गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो गोट की जो ग्रेजिंग एबिलिटी होती है, गोट की जो खाने की एबिलिटी होती है, वो टॉर्टॉइज से कहीं गुना ज्यादा होती है। तो गोट को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये दो डिफरेंट स्पीसीज है, गोट एंड एबिंगडन टॉर्टॉइज, राइट। इन दोनों में भी कंपटीशन हुआ, किसके लिए? कॉमन रिसोर्सेज के लिए। तो वहां पे कंपटीशन में जो टॉर्टॉइज था, एबिंगडन टॉर्टॉइज जिसको आप बोलते हैं, एबिंगडन
टोटोइज जिसको आप बोलते हैं वो वहां पे एलिमिनेट कर गया, लेकिन वहां पे गोट सर्वाइव की क्योंकि वो कंपटीशन में सुपीरियर थी। सो लिसन केयरफुली। तो गोट एंड अबिंगडन टोटोइज, इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स रिजल्टेड इन एक्सक्लूजन ऑफ अबिंगडन टोटोइज। गोट को इंट्रोड्यूस कर देने की वजह से गैलापागोस आइलैंड पे अबिंगडन टोटोइज जो है वो एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि गोट्स आर बेटर ब्राउजर्स। गोट्स जो है एज कंपेयर टू अबिंगडन टोटोइज ज्यादा बेटर ब्राउजर है। जो बेटर ब्राउजर होगा यानी वो ज्यादा सुपीरियर होगा और वही एग्जिस्ट करेगा और बाकी जो है वो एलिमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे टोटोइज एलिमिनेट कर गया, लेकिन गोट जो है उसने सर्वाइव किया क्योंकि वो बेटर ब्राउजर है, यानी कि उसके अंदर सर्वाइवल एबिलिटी ज्यादा है। इज दैट क्लियर? जो एबिलिटी टोटोइज में नहीं है। आर यू गेटिंग? तो ये भी एक एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। एक तीसरा एग्जाम्पल मैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का बता रहा हूं, बैलेनस एंड कैथामेलस। ये बैलेनस एंड कैथामेलस दो क्रस्टेशियन की स्पीसीज है। बैरनेकल एक क्रस्टेशियन होता है और बैरनेकल क्रस्टेशियन की दो स्पीसीज देखी जाती है, बैलेनस एंड कैथामेलस। बैलेनस एंड कैथामेलस, इन दोनों में से बैलेनस जो होती है वो डोमिनेटेड होती है और कैथामेलस जो होती है वो इंफीरियर होती है, इसलिए वो एलिमिनेट कर जाती है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के रॉकी कोस्ट एरिया में एक स्पीसीज पाई जाती है जिसको आप कहते हैं बैरनेकल बैलेनस। तो ये जो स्पीसीज है इस कोस्टल एरिया में, स्कॉटलैंड का रॉकी कोस्टल एरिया जहां पे बर्नैकल बैलेनस जैसी स्पीसीज पाई जाती है, वो स्पीसीज वहां पे डोमिनेटेड मानी जाती है। राइट? सो बर्नैकल बैलेनस जो है वो डोमिनेटेड एट इंटरटाइडल एरिया। तो वहां पे कोस्टल एरिया में, इंटरटाइडल एरिया में, वहां पे वो स्पीसीज जो है डोमिनेटेड है, जिसकी वजह से दूसरी स्पीसीज जिसका नाम है कैथामेलस वो एक्सक्लूड आउट हो जाती है। तो यानी कि ये दोनों स्पीसीज कंपीट करती है फॉर कॉमन रिसोर्स, लेकिन यहाँ पे बैलेनस जो है वो मोर सुपीरियर है एज कंपेयर टू कैथामेलस। ये दोनों ही क्रस्टेशियन की स्पीसीज है। बैरनेकल एक क्रस्टेशियन होता है, दोनों उसकी स्पीसीज है। दोनों में से जो मोर सुपीरियर माना जाता है वो बैलेनस माना जाता है, इसलिए वहां पे डोमिनेटेड हुआ बैलेनस और कैथामेलस वहां से एलिमिनेट हो गया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगला है कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस की बात करें, कभी कभी क्या होता है कि अगर फूड रिसोर्स कॉमन होता है तो कहीं कहीं कुछ स्पीसीज में कॉमन फूड रिसोर्सेज के लिए compete किया जाता है। लेकिन एक बात याद रहे, कभी कभी कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो कंपटीशन को अवॉइड करती है। वो या तो अपना फीडिंग पैटर्न बदल लेती है, या अपना फॉर एजिंग पैटर्न बदल लेती है, या टाइम ऑफ फीडिंग बदल लेती है। यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन आ जाती है, ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो कंपटीशन को अवॉइड करती है। तो यहाँ पे कंपटीशन को अवॉइड भी किया जाता है, कंपटीशंस में अवॉइडनेस भी देखी जाती है। इज दैट क्लियर? और जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, राइट? और इसका दूसरा एग्जाम्पल है वार्बलर्स एंड डार्विन फिंचेस। तो यहाँ पे कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज रेदर देन एक्सक्लूजन, कहीं कहीं पे ये प्रिंसिपल जो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। कहीं कहीं पे कुछ स्पीसीज कंपटीशन को अवॉइड करती है और उसे आप कोएग्जिस्टेंस कहेंगे। तो अगर वहां पे कंपटीशन अवॉइड हो जाए तो कोएग्जिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज रेदर देन एक्सक्लूजन, ठीक है? ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर फीडिंग, फॉर एजिंग पैटर्न, उनका फॉर एजिंग पैटर्न, फीडिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग की वजह से वो कंपटीशन को अवॉइड करती हैं, जिसकी वजह से कंपटीटिव को एग्जिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है? इसके एग्जांपल्स में है यहाँ पे नंबर 1 इज वार्बलर्स जो है ये एक पर्टिकुलर टाइप का बर्ड होता है वार्बलर। तो वार्बलर्स की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है वो अवॉइड करती है कंपटीशन बाय चेंजिंग फॉर एजिंग पैटर्न। वार्बलर्स की, राइट, वार्बलर एक बर्ड है, वार्बलर की 5 डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस देखा जाता है। क्योंकि वो उनका जो फॉर एजिंग पैटर्न है वो उन्होंने बदल लिया है। ऐसे ही डार्विन फिंचेस की 14 स्पीसीज ऑफ डार्विन फिंचेस को एग्जिस्ट इन गैलापागोस आइलैंड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑफ फीडिंग हैबिट्स। उन्होंने अपना
फीडिंग हैबिट्स को ही बदल लिया, इसलिए 14 स्पीसीज ऑफ डार्विन फिंचेस को एग्जिस्ट राइट इन गैलापागोस आइलैंड, राइट। सो दिस इज अबाउट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। क्या है ये? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एक एग्जांपल और आपको मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, सॉरी कॉम्पिटिटिव को एक्जिस्टेंस का दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं मैं। साउथ अमेरिकन लेक में यू नो इन मेजॉरिटी ऑफ सेम स्पीसीज में कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस देखा जाता है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस राइट देखा जा सकता है। आर यू गेटिंग ऑन नोट? इसका एग्जांपल है साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले फ्लेमिंगो एंड फिश, जो कि compete करते हैं फॉर सेम जू प्लैंक्टन्स के लिए। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एग्जांपल मैं बता रहा था, नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एग्जांपल है ये साउथ अमेरिकन लेक, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अनदर एग्जांपल इज साउथ अमेरिकन लेक, यहां पे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एग्जांपल है फ्लेमिंगो एंड फिश। इनके जो कॉमन रिसोर्सेज है वो है जू प्लैंक्टन्स। ऐसा क्लियर? तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद राइट नेक्स्ट इज competitive release that I will discuss now. Listen carefully. इसके बाद I am going to discuss about the competition release. Competition release क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे कभी-कभी coexistence भी होता है, यानी कुछ स्पीसीज, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि कंपटीशन को अवॉइड करते हैं, अपने फीडिंग पैटर्न को, फीडिंग टाइमिंग को और फॉरेजिंग पैटर्न को बदल लेते हैं। ऐसे ही कुछ इस तरीके से कंपटीशन रिलीज भी होता है। लिसन केयरफुली। Competition release, increase in population of a less distributed species in a geographical area due to superior competitor removed experimentally. Are you getting on? अगर कहीं पे कंपटीशन रिलीज का मतलब ये है कि अगर कहीं पे किसी सुपीरियर कंपटीटर स्पीसीज को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया जाए, किसी जियोग्राफिकल एरिया में जो एक सुपीरियर कंपटीटर स्पीसीज है उसको एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया जाए, जो इंफीरियर कंपटीटर स्पीसीज होगी वो उनकी जो ग्रोथ होगी, उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, आर यू गेटिंग ऑन नोट, तो वो बहुत ही रैपिड रेट से बढ़ेगी, यानी कि उनकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो जाएगी, राइट, किसी एक लेस कंपटीटर स्पीसीज की ड्यू टू रिमूवल ऑफ सुपीरियर कंपटीटर स्पीसीज एक्सपेरिमेंट इन ए particular geographical area and it can be proved by experimentally। तो इसे कहते हैं कंपटीशन रिलीज, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन रिलीज हो गया है। जो एक सुपीरियर कंपटीटर स्पीसीज थी उसके रिमूव हो जाने की वजह से बाकी स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? समझ आया नहीं आया? तो ये हो गया कंपटीशन रिलीज। इसके बाद है इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या है? This competition occur directly between individuals via aggression। ये जो इंटरफेरेंस कंपटीशन है, ये इंटरफेरेंस कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकता है, यानी कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक स्पीसीज रहती है, वहां पे सपोज दैट रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है। ये कंपलसरी नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्स के लिए ही कंपटीशन हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज में भी कंपटीशन देखा जाता है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज में जो कंपटीशन देखा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं किसी भी प्लेस पे कुछ स्पीसीज बड़ी ही एग्रेसिव होती है, वो इतनी एग्रेसिव होती है कि दूसरी स्पीसीज को उस हैबिटेट में इंट्रोड्यूस ही नहीं करने देती। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई दूसरी स्पीसीज उस हैबिटेट में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, एंटर नहीं कर पाएगी ड्यू टू एग्रेसिवनेस ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ स्पीसीज हाईली एग्रेसिव होती है, वो फिजिकली रोक देती है दूसरी स्पीसीज की
एंट्री को उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, इसे आप इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। तो यहां पे दिस कंपटीशन अकर डायरेक्टली, है ना, बिटवीन इंडिविजुअल्स वाया अग्रेशन, यानी कि एग्रेसिव स्पीसीज प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, इसे आप इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। इसके बाद इट डायरेक्टली प्रिवेंटिंग देयर फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट, ये दूसरी स्पीसीज के फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट को रोक देती है इन ए पोर्शन ऑफ हैबिटेट, उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ हैबिटेट में जहां पे वो पर्टिकुलर एग्रेसिव स्पीसीज सरवाइव करती है, वहां पे दूसरी स्पीसीज के फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट को प्रिवेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा जनरली हर्बीवोरस एंड प्लांट्स जनरली मोर अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोरस। एग्जैक्टली देखा जाता है क्या देखा जाता है, कंपटीशन से सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होते हैं वो कार्निवोरस के कंपैरिजन में प्लांट्स या फिर हर्बीवोरस अफेक्टेड होते हैं। प्लांट्स और हर्बीवोरस सबसे ज्यादा कंपटीशन में अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू कार्निवोरस। आर यू गेटिंग और नॉट? बिकॉज कार्निवोरस आर वेरी फ्यू नंबर, तो ए मेजॉरिटी ऑफ कार्निवोरस जो होते हैं वो फ्यू इन नंबर होते हैं एज कंपेयर टू हर्बीवोरस। तो जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, राइट, उनके पास लिमिटिंग रिसोर्सेज हो जाएंगे, और लिमिटिंग रिसोर्सेज की वजह से उन स्पीसीज के बीच में जो है कंपटीशन देखा जाएगा। तो ये कंपटीशन जनरली मेजॉरिटी ऑफ कंपटीशन ऑब्जर्व्ड इन हर्बीवोरस एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स। आर यू गेटिंग? इसके बाद बात करते हैं प्रीडेशन की। देयर इज अनदर काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन दैट यू कॉल्ड प्रीडेशन। अगर प्रीडेशन की बात करें तो प्रीडेशन में वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अनदर स्पीसीज इज डेट्रीमेंटल। एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरी स्पीसीज को नुकसान होता है। तो ये है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसको आप प्रीडेशन कहते हैं। तो प्रीडेशन क्या है? इन सच इंटरेक्शन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, जिसको आप प्रीडेटर कहते हैं, एंड अनदर स्पीसीज इज डेट्रीमेंटल, जिसे आप प्रे कहते हैं। तो यहां पे एक स्पीसीज तो बेनिफिटेड है और दूसरी स्पीसीज डेट्रीमेंटल है। जो बेनिफिटेड स्पीसीज है उसे आप प्रीडेटर कहेंगे, और जो डेट्रीमेंटल स्पीसीज है उसे आप प्रे कहेंगे। तो प्रे की स्पीसीज जो होती है वो डेट्रीमेंटल होती है प्रीडेशन में, और यहां पे जो प्रेडेटर की स्पीसीज होती है वो बेनिफिटेड होती है। दिस इज द वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ये जो प्रेडेशन है, दिस इज द ओनली वे, ये ही एक तरीका है जो कि प्लांट से सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी को ट्रांसफर करता है। एक फंक्शनल इकोसिस्टम के लिए एनर्जी ट्रांसफर होना भी बहुत जरूरी है, एंड यू कांट इमेजिन दिस एनर्जी ट्रांसफर विदाउट दिस फिनोमिनन, जिसे आप प्रीडेशन कहते हैं। प्रीडेशन की वजह से ही प्लांट से सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो थ्रू प्रीडेशन ही होता है। इज दैट क्लियर? यू नो, प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। तो एनिमल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट। तो यहां पे जो मेजर प्रे माने जाते हैं वो प्लांट्स माने जाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं प्रीडेटर्स होते हैं। इवन जो वेजिटेरियन लोग हैं जो खाली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं वो भी प्रीडेटर्स हैं, क्योंकि वो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो प्लांट्स भी लिविंग फॉर्म है, लाइफ फॉर्म है, तो उसको भी कंज्यूम किया जाता है। तो प्लांट्स आर ऑलवेज प्रे बट एनिमल्स आर ऑलवेज प्रीडेटर्स। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि प्रीडेटर ना हो, वो अपनी बेसिक डिमांड के लिए, अपनी फूड डिमांड को कंप्लीट करने के लिए प्रीडेशन करता ही करता है। एंड प्रीडेशन इज द ओनली वे ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे दिस इज द नेचुरल वे टू ट्रांसफरिंग एनर्जी। ये नेचुरल वे है टू ट्रांसफरिंग एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल। तो यहां पे दिस इज द नेचुरल वे to transferring the energy that is fixed by plants to successive trophic level। तो हायर ट्रॉफिक लेवल में ये ही एक तरीका है जो एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है, जिसे आप प्रीडेशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे टाइगर एंड डियर। टाइगर क्या है? प्रीडेटर है। डियर क्या है? प्रे है। टाइगर फीड करता है डियर को। टाइगर जो है किल द डियर एंड फीड ऑन दैट, तो वो उसको मारकर खा जाता है। तो ये है प्रीडेशन, ठीक है। वही स्पैरो फीड ऑन सीड्स।
जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, वो सीड पे फीड करती है। स्पैरो यहाँ पे प्रेडेटर है एंड सीड क्या है यहाँ पे? प्रे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्पैरो फीड ऑन सीड्स, दिस इज ऑल्सो प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप। वहीं एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप, ये भी प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं प्रेडेटर्स के बायोलॉजिकल कम्युनिटी में। सबसे इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं, अगर प्रेडेटर्स नहीं होंगे तो प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रीडेशन होना भी बहुत जरूरी है। सपोज दैट अगर हर्बीवोरस एनिमल ना हो, सिर्फ प्लांट हो हमारे प्लेनेट पे, तो प्लांट की पॉपुलेशन आबादी बढ़ती रहेगी, क्योंकि उसको कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है, कोई उसको फीड करने वाला नहीं है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगी। या सपोज दैट कार्निवोरस नहीं होते हैं हमारे लैंड पे, सिर्फ हर्बीवोरस है, तो क्या होगा? तो उनकी आबादी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे वो जब आबादी उनकी बढ़ती जाएगी तो वो जिस प्लांट पे डिपेंड करते हैं हर्बीवोरस, उनका एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्शन होने के बाद खुद हर्बीवोरस का एक्सटिंक्शन भी हो जाएगा। तो ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्सोटिक स्पीसीज बिकम इन्वेसिव एंड स्प्रेड फास्ट इन द एब्सेंस ऑफ इट्स नेचुरल प्रेडेटर्स। एक एक्सोटिक स्पीसीज कहने का मतलब यह है, अगर आप किसी एक प्रेडेटर स्पीसीज को निकाल के, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को निकाल के, एक उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उसको किसी दूसरे हैबिटेट में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अगर आपने वहां पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज को निकाल के, जिसको आप एक्सोटिक स्पीसीज कहेंगे, एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के, इसको नेचुरल हैबिटेट से इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वहां पे उसका नेचुरल प्रेडेटर होगा। तो नेचुरल प्रेडेटर को रोकने के लिए उस स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी दूसरे हैबिटेट में डाल दीजिए जहां पे उसका नेचुरल प्रेडेटर ना हो। तो आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज के जो मेंबर्स है, उसकी जो पॉपुलेशन है, वो जो है एक्सप्लोसिवली ग्रो करेगी, वो जो है इन्वेसिवली ग्रो करेगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, वहां पे आबादी बढ़ जाएगी। तो एक्सोटिक स्पीसीज बिकम इन्वेसिव एंड स्प्रेड फास्ट इन एब्सेंस ऑफ इट्स नेचुरल प्रेडेटर्स। नेचुरल प्रेडेटर्स की एब्सेंस में ये स्प्रेड करती है, फास्टली स्प्रेड करती है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन फ्रेम इन नीट एग्जाम। प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया इन 1920। 1920 में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। तो प्रिकली पियर कैक्टस को जहां पे इंट्रोड्यूस किया, वहां पे उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। तो अगर नेचुरल प्रेडेटर नहीं होगा तो उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगी और वो वहां पे इन्वेसिवली ग्रो करता है। तो यहां पे प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया इन 1920, स्प्रेडिंग रैपिडली, बहुत ही रैपिडली ग्रोथ करता है इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स। तो 1920 में क्या हुआ कि जो प्रिकली पियर कैक्टस था वो एक एक्सोटिक स्पीसीज थी, उसने मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स को कवर कर लिया। उसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा फास्ट हुई, इतना स्प्रेड हुआ, इतना ज्यादा फास्टली स्प्रेड हुआ कि मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स को उसने कवर कर लिया। इसका जो रीजन था वो था एब्सेंस ऑफ इट्स प्रेडेटर। इसके प्रेडेटर्स की कमी की वजह से इस कैक्टस ने अपने आप की पॉपुलेशन को इतना ज्यादा बढ़ा लिया। बाद में लेटर क्या हुआ कि वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया एक कैक्टस फीडिंग मॉथ। एक कैक्टस फीडिंग मॉथ को इंट्रोड्यूस किया जो कि एक नेचुरल प्रेडेटर माना जाता है कैक्टस का। तो कैक्टस फीडिंग मॉथ को जब इंट्रोड्यूस किया गया जो कि नेचुरल प्रेडेटर माना जाता है कैक्टस का, उसने कैक्टस की पॉपुलेशन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लिया। तो बिना प्रेडेटर्स के कहीं भी किसी भी लैंड में किसी भी ज्योग्राफिकल कंडीशन में प्रे की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है। तो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रेडेटर्स का होना जरूरी है, इससे इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो दूसरी स्पीसीज की भी एग्जिस्टेंसी बनी रहेगी अगर उस स्पीसीज का नेचुरल प्रेडेटर होगा। तो यहां पे नेचुरल प्रेडेटर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट रोल है प्रीडेशन का कि ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को किसी भी कम्युनिटी में मेंटेन रखता है।
अगर प्रीडेटर नहीं होगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो वहां पे काफी सारी स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के चांसेस हो जाएंगे। तो कार्निवोरस का या प्रीडेटर्स का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल है, राइट, एक स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? अगर ये कार्निवोरस या प्रीडेटर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर ये प्रीडेटर्स नहीं होंगे तो जो इनसे नीचे वाली जो स्पीसीज है ट्रॉफिक लेवल में, जो इनसे नीचे आती है, यानी कि जो इनके प्रे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। और उनकी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा? उनमें आपस में कंपटीशन हो सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। और अगर आपस में कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन में उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, वो प्रजातियां विलुप्त हो सकती है। तो यहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी प्रीडेटर्स चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसका एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। अब यहां पे मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, ये प्रीडेटर्स स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। तो जहां प्रीडेटर्स होंगे वहां पे प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी और उनके बीच में कंपटीशन कम हो जाएगा। पॉपुलेशन जितना ज्यादा कंट्रोल होगी उतना कम कंपटीशन होगा। लेकिन अगर प्रीडेटर नहीं होगा तो प्रे की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी कंपटीशन बाय प्रोडक्ट है, बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो कंपटीशन को रोकने के लिए यहां पे प्रीडेटर्स का होना बहुत जरूरी है। इसका एक एग्जांपल है पिस्टास्टर। This is also very important example. It can also frame in your NEET exam. Pisaster एक स्टार फिश होती है that is found in American Pacific coast, intertidal area of American Pacific coast. तो पिसास्टर एक मछली है, स्टार फिश है, राइट? ये स्टार फिश है और this is found in intertidal communities. ये found in intertidal communities of American Pacific coast. तो पिसास्टर एक स्टारफिश जो कि इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में पाई जाती है, ये पिसास्टर स्टारफिश। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, ये बहुत ही जरूरी प्रीडेटर है। क्यों? क्योंकि इस पिसास्टर को, इस स्टारफिश को जब इस इंटरटाइडल कम्युनिटी से, इस इंटरटाइडल एरिया ऑफ पैसिफिक अमेरिकन कोस्ट से जब रिमूव किया गया तो वहां पे क्या देखा गया? विद इन ए ईयर, सिर्फ एक साल में 10 species of invertebrates become extinct। तो ये एक प्रीडेटर है जो कि इन्वर्टेब्रेट्स को फीड करता है, लेकिन इसके ना होने की वजह से इन्वर्टेब्रेट्स की स्पीसीज बढ़ती गई, उनमें कंपटीशन होता गया और कंपटीशन होने की वजह से उन स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया, वो प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो यहां पे ये दो वेरी इंपॉर्टेंट रोल है प्रीडेटर्स के, कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल एंड दूसरा मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज अबाउट द प्रीडेशन। ये किसके बारे में है? प्रीडेशन। अब कुछ और मैं फैक्ट्स डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द प्रीडेटर्स। इसके बाद आई विल डिस्कस सर्टेन एडेप्टेशन। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इन प्रे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो ये चीजें मैं और डिस्कस करने वाला हूं, लिसन केयरफुली। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रीडेशन और प्रीडेटर्स। तो कुछ यहां पे प्रीडेटर से रिलेटेड फैक्ट्स है, यू मस्ट नो अबाउट दिस। आपको पता होना चाहिए फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये जो प्रीडेटर्स होते हैं ये बड़े ही चालाक किस्म के एनिमल होते हैं, वेरी प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब चालाक, चतुर, बुद्धिमान। तो प्रीडेटर्स जो होते हैं अपने आप में, इस मामले में ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं। वो कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? अगर कभी कहीं पे कोई प्रीडेटर अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर देता है तो उससे क्या होगा? उसका जो प्रे है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और एट द एंड दैट प्रीडेटर विल बी ऑल्सो एक्सटिंक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फूड, क्योंकि उसका फूड जो है वो प्रे है। तो ये एक समझदारी से, राइट, अपने प्रे को एक्सप्लॉइट करते हैं, एकदम से उसको जो है कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर देते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स है रिलेटेड टू द प्रीडेटर्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स। देखिए, जैसा कि प्रूडेंट्स जो है, प्रीडेटर्स जो होते हैं
वो प्रूडेंट होते हैं। प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब समझदार या चालाक या फिर बहुत चतुर, राइट। प्रूडेंट इन नेचर, टू एफिशिएंट प्रीडेटर्स ओवर एक्सप्लॉइट। एक जो वेल एफिशिएंट प्रीडेटर होता है वो अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर देता है, इट्स प्रे एंड प्रे माइट बी एक्सटिंक्ट, और जिसकी वजह से प्रे जो है एक्सटिंक्ट कर सकता है। और उसके बाद क्या होगा, इट विल बी रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रीडेटर्स आल्सो ड्यू टू लैक ऑफ फूड। तो अगर कोई वेल एफिशिएंट प्रीडेटर है वो अपने प्रे को फीड कर जाता है, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर देता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से उसका एक्सटिंक्शन हो जाता है, और अगर एक बार वो प्रे वाली प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई, तो उससे प्रीडेटर की एग्जिस्टेंसी पे भी खतरा हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? उसकी भी एग्जिस्टेंसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एट द एंड दैट प्रीडेटर विल आल्सो एलिमिनेट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट ड्यू टू लैक ऑफ फूड, बिकॉज देयर वाज नो प्रे, देयर इज नो प्रे, because that is already over exploited by the predator. Are you getting? Second, तो ये कुछ फैक्ट है related to the predation। इसके बाद है adaptation in animals against predators। अब यहां पे जो प्रे होते हैं वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन, ऐसी एडेप्टेशन को डेवलप कर लेते हैं जिस एडेप्टेशन की वजह से वो अपने आप को प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो एनिमल्स में भी एडेप्टेशन देखी जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रीडेटर्स वेरी एफिशिएंट होते हैं, राइट। तो यहां पे ऐसे एफिशिएंट प्रीडेटर से बचने के लिए जो प्रे है वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ एडेप्टेशंस को डेवलप कर लेता है, जिससे कि उनके जो रिडक्शन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो उन्हीं एडेप्टेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये एडेप्टेशन एनिमल्स में भी हो सकते हैं और ये एडेप्टेशन प्लांट्स में भी हो सकते हैं। तो एनिमल्स में क्या क्या एडेप्टेशन डेवलप हो जाती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो उनको प्रीडेटर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन देखी जाती है, लिसन केयरफुली। तो यहां पे एडेप्टेशन इन एनिमल्स अगेंस्ट प्रीडेटर्स, सबसे पहला है एडेप्टेशन कैमोफ्लेज, प्रोटेक्टिव कलरेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, राइट, जो कि एक क्रिप्टिक बिहेवियर को शो करते हैं, यानी कि वो अपने आप को छुपा लेते हैं प्रीडेटर की नजरों से। प्रीडेटर्स उनको फोकस नहीं कर पाता है। वो जहां पे सरवाइव करते हैं अपने बैकग्राउंड के साथ अपनी बॉडी का कलर मैच करा लेते हैं। अगर आपने पढ़ा हो नेचुरल सिलेक्शन में डार्क विंग मोथ एंड व्हाइट विंग मोथ, तो वहां पे पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे डार्क विंग मोथ के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि डार्क विंग मोथ ने कैमोफ्लेज शो किया। उसके जो स्टेम का जो कलर था, वहां पे जो ट्री ट्रंक का जो कलर था, ट्री का जो स्टेम था, उसका कलर उसके विंग से बिल्कुल मैच कर गया, कैमोफ्लेज हो गया। तो प्रीडेटर्स उनको फोकस नहीं कर पाए। तो कैमोफ्लेज एक प्रे में एडेप्टेशन है जिससे कि वो अपने आप को बचा लेते हैं प्रीडेटर्स से। तो कैमोफ्लेज प्रोटेक्टिव कलरेशन, दिस इज क्रिप्टिक अपीयरेंस। मैंने बोला क्रिप्टिक अपीयरेंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलर टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट। वो अपनी अपीयरेंस को बिल्कुल सराउंडिंग इन्वायरमेंट जैसा ही बना लेता है, जिससे कि प्रीडेटर उसको कंफर्म नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली वो प्रे है या वो इन्वायरमेंट है। वो कंफ्यूज रहता है और उसी कंफ्यूजन में, राइट, उसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं वो प्रे, और वहां पे वो प्रीडेटर से बच निकलते हैं। आर यू गेटिंग? तो यहां पे अवॉइड देयर इजी डिटेक्शन बाय प्रीडेटर्स, जिससे कि वो अपनी इजी डिटेक्शन को अवॉइड कर लेते हैं आसानी से और प्रीडेटर से बच जाते हैं। इसका एग्जांपल है इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉग्स शो कैमोफ्लेज। वो अपने इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट जैसा ही अपनी बॉडी का कलर बना लेते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया नहीं है? जिससे कि उनको प्रीडेटर्स जो है आसानी से नहीं पकड़ पाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद बात करते हैं केमिकल डिफेंस। तो एनिमल्स जो है यहां पे अपनी बॉडी के अंदर कैमोफ्लेज को डेवलप करता है अपने आप को प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में पॉइजनस केमिकल डेवलप हो जाते हैं,
आपने पढ़ा होगा पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनमें पॉइजन प्रेजेंट होता है और उनको प्रीडेटर्स पकड़ने से पहले 4 बार सोचता है, आर यू गेटिंग और नॉट, और वो उन पे अटैक नहीं करता क्योंकि वो पॉइजनस है। इफ दैट प्रीडेटर विल फीड ऑन दैट पॉइजनस स्नेक या पॉइजनस एनिमल, दैट कैन बी डाई। इज दैट क्लियर? तो यहां पे इस चीज को रोकने के लिए, प्रीडेटर्स को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द प्रीडेटर्स ऑन द प्रे कैन डेवलप सर्टेन poisonous chemical in their body that is called chemical defense. तो chemical defense, some prey species are poisonous. काफी सारी स्पीसीज ऐसी होती है जो poisonous होती है and so avoided by predators. So there are so many species of animals which are poisonous and that's why these species will be avoided by the predators. Or predators will not able to attack on them. They can attack on them but they will not attack on them because predators are very prudent in nature. They can easily identify which one is poisonous and which one is non-poisonous. They can protect them, right? They can stop them and no, they don't attack on poisonous animal. तो एक chemical defense develop हो जाता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है मोनार्क बटरफ्लाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। दिस इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक एंड दिस एग्जांपल कैन आस्क इन योर नीट एग्जाम, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो एग्जांपल्स मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यहां पे एग्जांपल्स बहुत ही जरूरी है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके एग्जाम्पल तो सारे आपको याद ही करने हैं, ये एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं एग्जाम में और एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए। मोनार्क बटरफ्लाई एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो कि केमिकल डिफेंस डेवलप कर लेता है, राइट, और प्रीडेटर्स उस पर अटैक नहीं कर पाता है। वो अपनी कैटरपिलर स्टेज में एक ऐसे केमिकल को डेवलप कर लेता है जिससे कि प्रीडेटर्स उस पर अटैक नहीं कर पाता है और उसका जो टेस्ट है दैट बिकम डिस्टेस्टफुल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट केमिकल। तो यहां पे मोनार्क बटरफ्लाई दैट इज अवॉइडेड बाय प्रीडेटर्स, इसको प्रीडेटर्स अवॉइड करता है। क्यों? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल केमिकल विच इज हाईली डिस्टेस्टफुल। ये लाइन आपको याद करनी है, दिस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल केमिकल विच इज हाईली डिस्टेस्टफुल। तो प्रीडेटर्स के लिए मोनार्क बटरफ्लाई बहुत ही डिस्टेस्टफुल बन जाती है और जिसकी वजह से प्रीडेटर उससे बचता है और उस पर अटैक नहीं करता है। और ये डिस्टेस्टफुल केमिकल मोनार्क बटरफ्लाई कब डेवलप करती है? दिस केमिकल एक्वायर्ड बाय मोनार्क बटरफ्लाई, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ये केमिकल्स को ये बाद में एक्वायर्ड करती है फ्रॉम ए पॉइजनस वीड। एक पॉइजनस वीड से इस केमिकल को एक्वायर कर लेती है ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज। एक क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी स्टेज में मोनार्क बटरफ्लाई इस केमिकल को एक्वायर कर लेती है, तो याद रहे कैटरपिलर स्टेज में। और किससे एक्वायर करती है? एक पॉइजनस वीड से एक्वायर करती है। इट कैन आल्सो फ्रेम एज क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मोनार्क बटरफ्लाई बिकम वेरी डिस्टेस्टफुल ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दिस केमिकल एंड दिस केमिकल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज ऑफ इट। ये अपनी कैटरपिलर स्टेज के दौरान इस केमिकल को, इस पॉइजन को एक्वायर कर लेती है फ्रॉम ए पॉइजनस वीड। इसके बाद मिमिक्री, दिस इज ऑल्सो ए वेरी डिफेंस मैकेनिज्म, गुड डिफेंस मैकेनिज्म इन एनिमल्स। मिमिक्री देखा होगा, देखिए मिमिक्री का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक जो होते हैं दे मिमिक लाइक पॉइजनस स्नेक। तो नॉन पॉइजनस स्नेक मिमिक करते हैं, मिमिक्री करते हैं पॉइजनस स्नेक की एंड दे रिजेंबल लाइक पॉइजनस स्नेक। When they will resemble like poisonous snake, then predators become alert and will not attack on that snake. तो कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक मिमिक्री करते हैं पॉइजनस स्नेक की तरह, जिससे कि प्रीडेटर्स उनको पॉइजनस समझ लेता है और उन पे अटैक नहीं करता है। तो यहां पे रिजेंबलेंस बदल लेते हैं, राइट, ये एनिमल्स, और रिजेंबलेंस ऐसी बना लेते हैं जिससे कि प्रीडेटर से वो बच सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जो एनिमल इस रिजेंबलेंस को डेवलप करता है उसे आप मिमिक कहते हैं
एंड जिसकी रिजेम्बलेंस लेता है उसे आप मॉडल कहते हैं। जैसे कि नॉन पॉइजनस स्नेक मिमिक लाइक पॉइजनस स्नेक, तो नॉन पॉइजनस स्नेक यहां पे मिमिक हो गया और नॉन पॉइजनस स्नेक जो हो गया वो यहां पे एक मॉडल बन गया है। तो इन दिस केस मिमिक्री की अगर हम बात करें, मिमिक्री रेफर्स टू द रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर और इट्स नेचुरल ऑब्जेक्ट। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह रिजेम्बलेंस को शो करता है, इसे आप मिमिक्री कहते हैं। ड्यूरिंग मिमिक्री के दौरान सब्जेक्ट इज नोन एज मिमिक। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो फ्रेम इन योर एग्जाम। मिमिक्री के दौरान ड्यूरिंग मिमिक्री सब्जेक्ट इज नोन एज मिमिक एंड ऑब्जेक्ट इट कॉपीज इज कॉल्ड मॉडल। जिस ऑब्जेक्ट को ये मिमिक करता है उसको मॉडल भी कहते हैं। Is that clear to all of you? और जिसकी जो ये मिमिक्री करता है उसको मिमिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, दिस इज मिमिक्री। तो ये कुछ एडेप्टेशन है एनिमल्स में देखी जाती है, कैमोफ्लेज, केमिकल डिफेंस, मिमिक्री। तो ये मेजर एडेप्टेशन है जो कि एनिमल्स में ऑब्जर्व की जाती है, जिसकी हेल्प से एक एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है प्रीडेटर से, प्रीडेटर को कंफ्यूज कर देता है। Is that clear to all of you in case of mimicry? इसके बाद एडेप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एडेप्टेशन डेवलप हो जाती है। या ये बात याद रखिए आपको, नॉट ओनली इन एनिमल्स, प्लांट्स कैन ऑल्सो डेवलप सम एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रीडेटर्स। तो प्रेडेटर से बचाने के लिए प्लांट्स भी अपने अंदर एडेप्टेशन डेवलप कर लेता है। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े होंगे प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर में, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन प्रोडक्शन, इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उस वाले चैप्टर में मैंने प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे। उसको एक बार फिर से देखना, आपको समझ आ जाएगा कि प्लांट्स में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसी एडेप्टेशन डेवलप हो जाती है जिससे कि उनके ऊपर कोई भी प्रेडेटर अटैक नहीं कर पाता। तो ये कौन कौन सी एडेप्टेशन है, लिसन केयरफुली। प्लांट्स इवॉल्व मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट देयर हर्बीवोर्स प्रेडेटर्स। प्लांट जो है अपनी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस को डेवलप कर लेता है अगेंस्ट द हर्बीवोरस प्रेडेटर्स। तो हर्बीवोर प्रीडेटर्स के अगेंस्ट प्लांट जो है अपनी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल एडेप्टेशन को डेवलप कर लेता है, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है प्रीडेटर से। डू यू नो अबाउट दिस कि 25% टोटल इंसेक्ट्स के जो 25% इंसेक्ट्स होते हैं आर फाइटोफेगस। लगभग 25% इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। इट मींस दे फीड ऑन plants. If they will feed on plant, they can destroy the plant, they can damage the plant, even they can damage the useful crops which are useful to us, जो कि हमारे लिए यूजफुल है, हमारे खाने के लिए यूजफुल है, ह्यूमन पॉपुलेशन के कंजप्शन के लिए जो यूजफुल है। तो आपने देखा भी होगा कुछ फार्मर्स जो लोग हैं अपने खेतों पे कुछ इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं जिससे कि वो उन इंसेक्ट्स से बचा सके। लेकिन कुछ प्लांट्स में ये एबिलिटी, ये टेंडेंसी नेचुरली प्रेजेंट होती है जिसको आप एडेप्टेशन कहते हैं। और ये एडेप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है। तो यहां पे ये पॉइंट याद रखिएगा। This question can frame in the exam. 25% insects are phytophagous of total insects. याद रहे। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि थॉर्न्स इन कैक्टस। कैक्टस में राइट थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी प्लांट्स होते हैं जिनमें थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। ये थॉर्न्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। जो ब्राउजर्स होते हैं, जो कि ब्राउजिंग करते हैं एनिमल्स, राइट, जो प्लांट्स को डायरेक्ट फीड करते हैं, उन प्लांट्स से को प्रोटेक्ट करते हैं ये थॉर्न्स। तो ये थॉर्न्स जो है ये डेवलप हो जाते हैं कैक्टस में और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये एक एडेप्टेशन देखी जाती है। हालांकि इस एडेप्टेशन का रोल टू प्रिवेंट द ट्रांसपायरेशन ऑल्सो। आर यू गेटिंग नोट? कुछ प्लांट्स में लीव्स मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस, जिसकी वजह से लीव्स का जो स्पेस होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वहां पे क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए भी एक एडेप्टेशन डेवलप हो जाती है। हालांकि एडेप्टेशन का दूसरा रोल ये भी है कि प्रोटेक्ट कर देता है ब्राउजर से, ब्राउजिंग एनिमल से, किसी भी
ब्राउजिंग एनिमल से प्लांट्स को। इसके अलावा पॉइजनस केमिकल जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस प्लांट में एक पॉइजनस केमिकल होता है जिसको आप बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है एक पॉइजनस केमिकल है कैलोट्रोपिस प्लांट में। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले ही बता रहा हूं कि एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बिकॉज दीज एग्जाम्पल्स इन पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक एग्जाम्पल्स विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम एंड दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन एग्जाम्पल्स को इकट्ठा एक नोटबुक में भी लिख सकते हैं, 2-3 बार रिवाइज भी कर सकते हैं, आपको बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैन फ्रेम इन एग्जाम कि कौन से प्लांट में सर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होता है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होता है कैलोट्रोपिस में, जो कि एक केमिकल डिफेंस को शो करता है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये जो मैकेनिज्म है, एडेप्टेशन है प्लांट्स में या एनिमल्स में भी देखा जाए तो ये क्या करता है, रिड्यूस द इंपैक्ट्स ऑफ हर्बीवोरस। तो प्लांट्स में ये हर्बीवोरस के इंपैक्ट्स को रिड्यूस कर देता है। हर्बीवोरस के इंपैक्ट्स को ये कैसे रिड्यूस करता है, पॉइजनस ईटन बाय हर्बीवोरस। ये जो प्लांट्स में पॉइजन्स बने होते हैं, प्लांट्स में जो एडेप्टेशन है पॉइजनस प्रेजेंट होते हैं, इन पॉइजनस को अगर हर्बीवोरस फीड कर लेता है तो उसकी वजह से क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, किस तरह की एडेप्टेशन डेवलप हो सकती है। when the herbivores will feed on these poisonous plant, then what will happen? तो हर्बीवोरस के साथ क्या होगा, you must understand about this। हर्बीवोरस में इनहिबिशन ऑफ फीडिंग और डाइजेशन, उसमें फीडिंग और डाइजेशन रुक सकता है, बंद हो सकता है। डिसरप्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का डिसरप्शन हो सकता है। तो ये एक कंसिक्वेंसेस हैं, राइट, ऐसे प्लांट्स को फीड करने के, किसके लिए, हर्बीवोरस प्लांट्स के लिए, हर्बीवोरस के लिए, एनिमल्स के लिए, ब्राउजर्स के लिए, कि अगर वो इन प्लांट्स को फीड करता है तो उसमें डाइजेशन रुक जाएगा, उनका फीडिंग रुक जाएगा, या फिर डिसरप्शन ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, उनमें रिप्रोडक्शन एबिलिटी भी खत्म हो सकती है और जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी और फर्दर प्लांट्स कैन प्रोटेक्टेड। तो प्लांट जो है इस तरीके से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स में सिकनेस भी हो सकती है। सिकनेस डेवलप होने से क्या होगा, अगर वो हर्बीवोरस एनिमल किसी पर्टिकुलर प्लांट को फीड करता है और वो केमिकल इन पॉइजनस को इंजेस्ट कर लेता है, ईट कर लेता है, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर सिकनेस भी डेवलप हो सकती है एंड दैट सिकनेस कैन आल्सो रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ हर्बीवोरस। क्योंकि सिकनेस की वजह से अगर हर्बीवोरस कमजोर पड़ जाएंगे तो हर्बीवोरस के जो प्रीडेटर्स होंगे वो आसानी से उन पे अटैक कर सकते हैं। तो सिकनेस की वजह से दे कैन बी अटैक्ड बाय द प्रीडेटर्स, उन पे प्रीडेटर्स अटैक कर सकते हैं। तो सिकनेस की वजह से भी फायदा है, राइट। किलिंग ऑफ हर्बीवोरस, यहां पे हर्बीवोरस की किलिंग, यानी कि वो मर भी सकते हैं इनको खाने से। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं। देखा होगा आपने, मैंने कुछ पढ़ाया है आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो ड्रग्स अब्यूज में काफी सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि नेचुरली प्लांट्स के पास होती है अगेंस्ट देयर प्रीडेटर्स। निकोटीन इन टोबैको इज व्हाट, निकोटीन एक एडेप्टेशन है प्लांट्स में, ये एक केमिकल है, एक पॉइजनस केमिकल है ब्राउजर्स के लिए, बट वी कंज्यूम इट। निकोटीन को हम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टोबैको। दिस इज नॉट फॉर अस। ये एक जो केमिकल है ये प्लांट्स के अंदर एक डिफेंस का काम करता है, जिसको हम फीड कर लेते हैं, जिसको हम टोबैको च्यूइंग करते हैं या टोबैको स्मोकिंग करते हैं, तो निकोटीन वी टेक, बट एग्जैक्टली दिस इज द पॉइजनस। अगर इसको कोई भी प्लांट हर्बीवोरस फीड करता है तो उससे उसकी वजह से हर्बीवोरस पे बैड इंपैक्ट पड़ सकता है, राइट। तो निकोटीन हो गया, कैफीन जो कि कॉफी में भी प्रेजेंट होता है, क्विनाइन, राइट, क्विनाइन एक ये जो ड्रग्स है ये मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। स्ट्राइकनिन ओपियम प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, ये सब प्लांट प्रोड्यूस करता है और करते हैं एक्चुअली एज डिफेंसेस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। और ये ग्रेजर्स और ब्राउजर्स के लिए डिफेंस का काम करते हैं, जो कि आपके लिए एडिक्शन का काम करते हैं। तो नेचुरली इनका रोल क्या है, इनका प्राइमरी रोल है उन ब्राउजर्स से, उन हर्बीवोरस एनिमल से प्रोटेक्ट करना अपने आप को, राइट। इनका ये प्राइमरी रोल है। बट द सेकेंडरी रोल एडिक्शन, इफ वी कंज्यूम इट
we can be addicted. Is that clear all of you? तो इसी के साथ predation is done. In my next class, आज के लिए टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं. This lecture is complete today. दिस लेक्चर इज कंप्लीट. तो आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ और इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है पैरासिटिज्म एंड एमेंसिलिज्म. सो दीज टॉपिक्स आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.